पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मुख्तार शाह। जब मैं स्कूल में था तो मुझे कभी कभी फिल्म आई थी और गाना बहुत मशहूर था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। वो गाना अक्सर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर गेस्ट आने में भी देरी है, सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो टीचर बुला देते कि भाई आप कुछ गाओ, तो मैं यही गाना गाता था। थोड़ा सा फिल्मों का वो एक प्रभाव भी रहता है, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगते थे। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुख्तार की जगह मुझे मुकेश मुकेश तब से बुलाने लगे, और यही वजह है कि मेरा जो ध्यान है वो ज़्यादा मुकेश जी के गीतों की तरफ और मुकेश जी की तरफ गया। और उन दिनों म्यूज़िक का प्रोफेशन भी शायद हमारा जो सोसाइटी था वो इतना सीरियसली नहीं लेता था। मेरे पेरेंट्स थे, उसमें भी ख़ास करके मेरे डैडी, तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं कभी सिंगर बनूं। उनको ऐसा लगता था कि टीचर बन जाओ या मैकेनिक बन जाओ या और कोई जॉब करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद कॉलेज में आने के बाद मैंने टैलेंट कंपटीशन में मुकेश जी के गाने गाता था। तो जो ऑर्केस्ट्रा वाले आते थे जो हमारे साथ एक कंपनी करते थे, तो वो लोगों ने मुझे कहा कि यार तू अच्छा गाता है तो स्टेज पे क्यों नहीं गाने आता है। तो मैंने कहा तो घर से तो इजाज़त देते नहीं, और प्रोग्राम हमेशा रात के होते थे, रात को जाना पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन माँ हमेशा ऐसे उसमें सपोर्ट करती है, तो मेरी भी माँ ने मुझे सपोर्ट किया और थोड़ा सा चुपके चुपके एक दो चार प्रोग्राम मैंने ऐसे किए, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और बाद में जब मैं लॉ कर रहा था, LLB जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, तब कुछ हालात ऐसे खड़े हुए, मुझे ये इस प्रोफेशन को बतौर प्रोफेशन लेना ही पड़ा, और मेरे डैडी को भी मुझे इजाज़त देनी पड़ी। मैंने पहला जो प्रोफेशनल प्रोग्राम किया था वो था एक 21 जनवरी 1985, और ये प्रोग्राम था अहमदाबाद के प्रेमा भाई हॉल में। बाबरा एंड पार्टी एक बहुत मशहूर ग्रुप हुआ करता था उन दिनों, वो फीमेल वॉइस में बाबरा भाई गाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि प्रोग्राम के दरमियान में मैं ग्रीन रूम में बैठा हुआ था और उसके मैनेजर आए और उन्होंने 50 रुपये का एक नोट का उनके हाथ में बंडल था, और उसमें से उन्होंने एक नोट ऐसे निकाल के मुझे दिया। तो वो मेरा पहला पेमेंट था 50 रुपये। तो वो प्रोग्राम के अंदर जो मेरा एक गाना था वो था यहूदी फिल्म से, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। 3-4 और प्रोग्राम हुए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली गुजरात में काफ़ी डिस्टर्बेंस 85 में हुआ। फिर मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ महाराष्ट्र में करने में उन दिनों आता था, और उसके बाद फिर मेरा LLB जैसे ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपना एनरोलमेंट करवा कर फिर लीगल प्रैक्टिस शुरू किया। तब शुरू में मुझे वो प्रोफेशन भी अच्छा लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम म्यूज़िक को साइड में करके वो लीगल प्रैक्टिस पर फोकस किया था। लेकिन फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर वापस थोड़ा सा म्यूज़िक शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आने लगा। कभी ऐसा था क्योंकि मैं मेट्रो कोर्ट में करता था तो हमेशा सारे काम जो थे वो अर्जेंट काम आते थे, मतलब जिनको पुलिस आज अरेस्ट करती है दूसरे दिन कोर्ट में लेकर आती है। तो अब ऐसे जो लोग होते थे तो कोई मुझे फ़ोन कर रहा है तो मैं पता नहीं कहीं प्रोग्राम करने आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वो उसको ऐसा होता था कि मैं तो जेल चला जाऊँगा, तो उसका बेल कौन करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, कोई एक प्रोफेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला 90 में, जिसने ये डिसाइड करवाया मुझे कि मुझे लीगल प्रोफेशन करना है या म्यूज़िक करना है। और मैं पहली मर्तबा मैं इंग्लैंड गया टूर करने के लिए।
तो हमारे गुजरात के एक उन दिनों रणजी ट्रॉफी प्लेयर हुआ करते थे नटवर ठक्कर, उन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया था। और उन दिनों इंडियन क्रिकेट टीम भी लंदन टूर पर थी और कपिल देव उसके कैप्टन थे और वो नटवर ठक्कर के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनके साथ ऐसा तय हुआ था कि हर शो में वो 5 क्रिकेटर लेकर शो में आएंगे। और क्रिकेट का तो बहुत शौक़ था मुझे। तो जिन लोगों को आप ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पे देखते थे, जैसे वेंगसरकर जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, मनोज प्रभाकर हैं, संजय मांजरेकर हैं, सचिन तेंदुलकर की वो पहली टूर थी इंग्लैंड की। तो वो सब आते थे तो बहुत अच्छा लगता था हमको कि यार ये लोगों के साथ एसोसिएट होना, उनके साथ बैठना, बातें करना, खाना खाना। तो मैंने सोचा कि ये काम, प्रोफेशन म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसके ज़रिए हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं रादर देन के वो लीगल प्रोफेशन के अंदर। क्योंकि मेरा प्रैक्टिस क्राइम साइड था, तो थोड़े से लोग तो उसी तरह के मिलेंगे हमेशा। तो वो मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने लीगल प्रोफेशन को थोड़ा साइड लाइन किया और म्यूज़िक को ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी दी। तो अब्रॉड में हमेशा लिमिटेशन रहती है कि भाई 2 ही सिंगर हैं, एक मेल एक फ़ीमेल, और 4 म्यूज़िशियन है और 2 घंटा कहीं प्रोग्राम करना है। तो उन दिनों सभी कुछ गाना पड़ता था, चाहे वो त्रिदेव का गाना हुआ, ओए ओए हुआ, या हवा हवा उस टाइम बहुत मशहूर एक गाना हुआ था, या जुम्मा चुम्मा दे दे, 90s का टाइम थे। तो ये सारे गाने मैं गाता था और मैं प्रोग्राम एंकरिंग भी करता था। लेकिन एक मर्तबा इंसिडेंट एक ऐसा हुआ कि मैं अपने एक एडवोकेट दोस्त के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं गया हुआ था। तो जो ऑफिसर थे उनके केबिन में हम गए, तो वो जो मेरा दोस्त था उसने मेरा इंट्रोडक्शन उस ऑफिसर से करवाया कि सर आप इसको पहचानते हो? तो वो बोले कि नहीं। तो उन्होंने कहा अरे बहुत फेमस ये सिंगर है मुख्तार शाह, अब्रॉड वगैरह काफ़ी इनके शोज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने नाम तो आपका नहीं सुना कभी। तो मुझे वो बात बहुत फील हो गई कि अहमदाबाद के अंदर तो कोई जानता नहीं है। तो मुझे ऐसा होता था कि इंग्लैंड में इतने सारे लोग जानते हैं और जो शहर में मैं रहता हूँ वहाँ तो कोई जानता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अगर जनरल कैटेगरीज़ में मैं सब कुछ गाता रहा तो वो मेरी आइडेंटिटी ऐसी कोई बन नहीं पाएगी, ऐसा रहेगा आई एम अ सिंगर। तो मैंने सोचा ब्रांडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं मुकेश जी। एंड 99 में मैंने दूसरा सब कुछ गाना भी बंद किया, अपना प्रोग्राम होस्ट करना भी मैंने बंद किया और सिर्फ मैंने मुकेश जी को गाना कंटिन्यू रखा। तो वहाँ से वो एक नाम बना कि भाई गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश या वॉइस ऑफ मुकेश या मुकेश जी के गायक के हैसियत से लोगों के बीच में वो पहचान बननी शुरू तब से हुई। और फिर ओवर द टाइम मैं समझता हूँ कि अब किसी एक सिंगर के गाने बहुत सालों तक गाते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर से आपको आपके अंदर वो बातें धीरे धीरे आने लगती हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि भाई मैं मुकेश जी के से मेरी आवाज़ काफ़ी मिलती है। अब जबकि मैं ओरिजिनली अपना सुनता हूँ तो मुझे बहुत अलग लगता है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, वो बात की मुझे खुशी है। और बहुत सारे मुकेश जी के ऐसे मानने वाले हैं, ऐसे प्यार करने वाले मुकेश जी के गीतों को हैं, ख़ास करके ओल्ड एज के लोग, कि जो लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो लोगों का जो प्यार, जो रिस्पेक्ट मेरे लिए होता है वो असल में मुकेश जी की वजह से मुझे मिलता है। ऐसे ही एक घटना हुई मेरे साथ 2011 में। तो मैं अहमदाबाद में टैगोर हॉल में एक शो कर रहा था। वहाँ पे कोई बम्बई से एक हसमुख मोदी नाम से एक शख्स हैं जिनका ये फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम और पब्लिसिटी का काम वो करते हैं। तो वो आए हुए थे प्रोग्राम देखने के लिए और दूसरे दिन उन्होंने बम्बई से मुझे फ़ोन किया कि यार कल मैं आपके शो में आया था, बहुत अच्छा गाते हो, तो आप बॉम्बे क्यों शो करने नहीं आते हो? तो मैंने कहा कि यार मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन कोई मुझे बुलाएगा तभी तो आऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं एक शो में आपको बुलवाता हूँ, और 20 जून 2011 और षणमुखानंद हॉल में वो शो था। एहसान कुरैशी जी का वो प्रोग्राम था और उसमें मुझे एक गाने के लिए उन्होंने बुलवाया था और वो गाना था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उसके बाद वहाँ पे फिर कोई और ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने मुझे फिर 1-2 प्रोग्राम के लिए बुलवाया। फिर मैंने सोचा कि मुंबई तो इतना बड़ा शहर है, सबको पता चलते चलते तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो हेमंत कुमार महाले जी हैं यहाँ पर, बहुत मशहूर, उनका यूट्यूब चैनल भी है और वो अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी थे। तो मेरे अहमदाबाद के एक दोस्त के ज़रिए मैंने उनसे कहलवाया कि भाई एक ऐसा शो आप ऑर्गेनाइज़ कर दो कि जिसमें सारे ऑर्गेनाइज़र्स को आप इनवाइट कर दो वहाँ, और मैं उसमें गा लूँ तो सबको पता चल जाएगा। बांद्रा में रंग शारदा ऑडिटोरियम में एक उन्होंने प्रोग्राम मेरा रखा, और उसमें ख़ास बात ये भी थी हाँ कि शैलजा सुब्रमण्यम और अलिफिया शेट्टी, ये दोनों मेरे साथ फीमेल सिंगर थी, और इन्होंने मेरे लिए फ्री ऑफ चार्ज वो शो में गाया था। मैं उनका हमेशा इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे आने के बाद काफ़ी सारे शोज़ मुकेश जी के होने लगे, और काफ़ी सारे प्रोग्राम मुकेश जी के गाने वापस से लोग लेने लगे, क्योंकि शायद वो इस वजह से कि कोई मुकेश जी के गाने गाने वाला प्रोमिनेंट सिंगर किसी के पास अवेलेबल नहीं था। फिर एक मरतबा मुझे महाले जी ने कहा कि एक किसी का रिकॉर्ड है लिम्का बुक में 103 गाने गाने का, क्या हम ब्रेक कर सकते हैं वो रिकॉर्ड को? तो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि कर देंगे, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम अहमदाबाद में कभी किया था, एक 9 घंटे का प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 103 गाने से ज़्यादा अगर करना है तो शायद 11-12 घंटे चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। 4 दिन मैंने वो प्रोग्राम के लिए अलॉट किए थे। 2 दिन उसका रिहर्सल चला, और रिहर्सल में भी डमी एक सिंगर रखा गया था कि जो गाते थे ताकि मेरे गले को रेस्ट रहे। मैं वहाँ रिहर्सल में सारा दिन रहता था म्यूज़िशियन के साथ, लेकिन गाना नहीं गाता था। और तीसरे दिन फुल मुझे रेस्ट रखा गया था, और चौथे दिन 24 जनवरी 2015 की बात है, हमने रविंद्र नाट्य मंदिर प्रभा देवी में ये प्रोग्राम किया था। दोपहर में 12 बजे से रात को 1 बजे तक ऑलमोस्ट। वैसे तो 11 जब रात के 11 बजे तभी मैंने 103 गाने ख़त्म कर दिए थे, और उसको रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और वो लोगों ने मुझे उस टाइम ट्रॉफ़ी वगैरह भी दे दी थी। फिर उन्होंने कहा कि किसी का रिकॉर्ड है 11 घंटे गाने का, तो क्या आप और गा सकते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, अभी तो गाने की स्टेमिना तो ऐसी जवाब नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा और गा लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने 1 बजे तक गाया। तो वो दोनों रिकॉर्ड हमने उसी दिन ब्रेक किए थे, 103 गाने गाने का और 11 घंटे लॉन्गेस्ट सिंगिंग का जो था। और वो रिकॉर्ड मुझे 1 बजे फिर दिया गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और उस 13 घंटे के प्रोग्राम में मैंने 130 गाने गाए थे। उसमें एक गाना वो लोगों ने कंसीडर नहीं किया, वो था वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवाली, क्योंकि मुकेश जी की उसमें एक ही लाइन है, ना समझे वो अनाड़ी है, तो वो गाना उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो 131 गाए थे, लेकिन 130 कंसीडर किए गए। मैं हेमंत महाले जी का इस ख़ास बात के लिए बहुत स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि इसमें टिकट्स भी जो हैं वो पब्लिक के लिए 4 शो का सेगमेंट बना के सेल किए गए थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 to 9, 9 to 12। तो कई सारे लोग ऐसे थे कि जो पहले शो में आए थे दोपहर में, फिर वो रात को आए देखने के लिए कि अभी स्टेमिना इसका कैसा है या गा कैसा रहा है। उस अवार्ड शो में एक और ख़ास बात ये वो लोगों ने नोट की थी कि गाने के हिसाब से 30-30 गानों की एक बुक बनाकर नोटेशन स्टैंड पर रखी गई थी। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर गाने याद करके ही गाता हूँ और मुझे याद हैं वो सारे गाने, तो वो सारे गाने मैंने उस दिन बिना देखे ही गाए थे। तो जब मुझे वो अवार्ड दिया जा रहा था तो वो लोगों ने ये बात भी नोटिस की और उन्होंने मेंशन किया कि इतने सारे गाने आपने गाए और वो भी बिना देखे गाए। नितिन मुकेश जी के साथ और मुकेश जी के दूसरे बेटे थे मोहनीश जी, दोनों के साथ मेरा वैसे मिलना, मोहनीश जी के साथ मिलना नहीं हुआ, मोहनीश जी के साथ हमेशा फ़ोन पे बात काफ़ी सारी होती थी।
नितिन मुकेश जी के साथ काफ़ी मरतबा मिलना होता रहा है, लेकिन कभी प्रोग्राम करने का मौका उनके साथ नहीं मिला है। शायद ये भी हो सकता है कि नितिन मुकेश जी जब प्रोग्राम कर रहे हों तो वो अपने प्रोग्राम में किसी और सिंगर को शायद मुकेश जी के ही गाने गाने के लिए शायद अलाउ भी नहीं करें, या शायद वो एक उनका क्राइटेरिया भी रहता हो, ऐसा हो सकता है। काफ़ी सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं जिनके साथ मुझे मौका मिला यहाँ, स्पेशली मुंबई जब मैंने प्रोग्राम 2011 में स्टार्ट किए, उसके बाद से ऐसे मौके मुझे बहुत ज़्यादा मिले। चाहे वो शब्बीर कुमार जी हों, कविता कृष्णमूर्ति जी हों, सुरेश फाटकर जी हों, सुदेश भोंसले जी हों, मोहम्मद अज़ीज़, शैलेंद्र सिंह, अलका याग्निक, कुमार शानू, जो एक अच्छी बहुत खुशी की बात है। और मैं ज़िंदगी में समझता हूँ कि ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही मुझे एक मौका मिला प्यारे लाल जी के साथ प्रोग्राम करने का। कभी प्यारे भाई ने किसी हमारे अहमदाबाद के दोस्त हैं उनसे ज़िक्र किया रहा होगा कि उनको शो में मुकेश जी का गाने वाला कोई सिंगर नहीं मिलता है, तो उन्होंने, हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने उनको बताया कि अहमदाबाद में एक लड़का है मुख्तार शाह, तो वो मुकेश जी के गाने गाता है, तो अगर कभी आप कहें तो मैं उनको भेजूं आपके पास। तो उन्होंने कहा हाँ भेजना। तो जब मैं प्यारे लाल जी से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा कि अच्छा एक मिलन फिल्म का गाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे म्यूज़िक का नहीं, कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना कोई सुनाओ। तो मैंने 2 लाइनें उनको मैंने सुनाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 2-3 आवाज़ के अंदर क्रैक भी आई उसके डर से कि किन के सामने मैं गा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप इत्मीनान से गाओ। फिर उन्होंने, उनके वहाँ पर एक डिजिटल पियानो रखा हुआ है प्यारे भाई के रूम में, तो उन्होंने उस पर मुझे सुर दिया और मैंने गाया सावन का महीना। और उसके बाद उनके काफ़ी सारे शोज़ में मुझे उन्होंने मौका दिया गाने का, और मैं उनका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ इस माध्यम से कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने ख़ुद मुकेश जी को इतने सारे गाने गवाए हैं, उनके साथ एक स्टेज पर खड़े रहना या उनके साथ रिहर्सल में बैठना, सारा दिन वो रिहर्सल में उनके साथ रहो, वही एक लर्निंग लेसन है। और उनके साथ हम पूना में एक प्रोग्राम कर रहे थे, तब उन्होंने स्टेज पर ऐसा कहा कि मुख्तार को मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमारे मुकेश जी मिल गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि प्यारे लाल जी जैसा दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरे सम्मान में या मेरे प्यार में इतना कहा। और मुझे उस ऐसा ही एक बात और याद आती है बेंगलोर के एक प्रोग्राम की, जब अमीन सैनी साहब वहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे। तो जब मैं गाना वहाँ कभी कभी गा रहा था तो वो गाना वंस मोर हुआ, और उसके बाद जब मैंने दोबारा गाया तब अमीन सैनी साहब ने स्टेज से ये कहा कि मुख्तार को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकेश भाई को मैं सुन रहा हूँ। मैं शुरू से जब से प्रोग्राम करता हूँ हमेशा अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किए हैं। उन दिनों जब मैं 90s में प्रोग्राम करता था, जब मैं एंकर भी हुआ करता था और गाने भी सब कुछ गाता था, तो तब मेरा एवरेज 200 प्रोग्राम से प्लस ही रहता था हमेशा। इन दिनों 175 to 200 के बीच में सालों से मेरा एवरेज हमेशा रहता है। तो 5000 प्लस प्रोग्राम हुए होंगे मेरे। तो एक मर्तबा मैं प्रोग्राम करने के लिए कैलीकट हम जा रहे थे। बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं आनंद जी भाई के साथ बैठा हुआ था, तो आनंद जी भाई को गाना गुनगुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये गाना तू आज गा लेगा वहाँ प्रोग्राम में। मैंने कहा सर ये मन्ना डे साहब का गाया हुआ गाना है। तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, मन्ना डे का गाना गा लेना। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो मुकेश जी के अलावा कुछ गाता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मुकेश जी के सिर्फ गाने गाकर मुझे 175 शोज़ का एवरेज सालों से रहता है, तो मैं क्यों किसी और सिंगर के गाने को भी ट्राई करूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ बात तेरी ठीक है। हम लोग अभी भी इतने सारे 5000 से ज़्यादा शोज़ करने के बाद भी जब भी स्टेज पर पहला गाना रहता है, एंट्री रहती है, तो हमेशा एक दिल में थोड़ा सा डर रहता है। एक मरतबा मैं जॉनी लीवर जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा कि जॉनी भाई अभी भी स्टेज पे जाना होता है तो डर लगता है।
तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डर लगने की वजह से ही आप अपने काम के लिए जागरूक रहते हो। जिस दिन ये डर निकल जाएगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना ही ख़राब होता है। मुकेश जी का जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्वेशन किया है कि शायद बहुत ट्रेंड सिंगिंग उनका ना रहा हो, या उतने ट्रेंड सिंगर नहीं रहे हों, लेकिन जो उन्होंने गाया है उसके अंदर जो फील है, जो एक्सप्रेशन है मुकेश जी का, वो जो उन्होंने दिल से गाया है, आनंद जी भाई कहते हैं ना कि जो उन्होंने दिल से गाया है वो सामने वाले के दिल को असर करता है। और आनंद जी भाई ने एक मुझे और ये भी बात बताई थी कि हम जब मुकेश जी को गाना गवाना रहता था तो हम कोशिश करते थे कि लिरिसिस्ट को ये कहें कि गाने के अंदर जो वर्ड्स में न, ण, म ये वर्ड आते हैं, जहाँ नाक का इस्तेमाल वर्ड के साथ होता है, ऐसे वर्ड्स ज़्यादा रखने की हम कोशिश करवाते थे, क्योंकि वो जो एक नेज़ल टच मुकेश जी के वॉइस में रहता था, जो नेचुरल था, वो उनके आवाज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि कंपेयरिंग टू अदर सिंगर्स, राम शब्द का अगर आप प्रोनाउंस देखें तो मुकेश जी ने जितना उनके वॉइस में वो डिवाइन लगता है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर सिंगर्स, उतना शायद उनके वॉइस में वो वर्ड की प्रोमिनेंसी नहीं लगती है। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। जो रामचरितमानस है बहुत सारे सिंगर्स ने बाद में गाया है, लेकिन आज भी जो बड़े मंदिर पे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल मुकेश जी का गाया हुआ ही ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा। ये बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई कि किसी एक्टर को लेकर उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से कुछ गाया हो। मेरे ख्याल से 41 में मुकेश जी आए इंडस्ट्री में, और तब के उनकी आवाज़ 50 तक का जो था वो काफ़ी इंस्पायर्ड था के.एल. सहगल साहब से। लेकिन जैसा मैंने सुना है कि नौशाद साहब ने उनसे ये कहा, अपने आवाज़ की आप खुद अपनी जब पहचान बनाएंगे वही आपको लंबे टाइम तक काम में आएगी। और इसी वजह से बाद में मुकेश जी अपनी आवाज़ के तौर पे पूरी तरह से गाने लगे। और लेकिन हाँ, एज वाइज जैसा उन्होंने 50 में जो गाने गाए वो थोड़ा यंग टाइम का उनका टाइम था, तो वो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। 60-70 में जैसे वो आवाज़ जैसे मैच्योर होती जाती है हर इंसान की, वैसे उनकी आवाज़ भी मैच्योर होती रही। और 70s के बाद के जो गाने हैं, जिसमें कभी राजेश रोशन जी का गाना हुआ या आर डी बर्मन जी के गाने, उसमें बहुत उनकी बोल्ड एंड मैच्योर्ड वॉइस आपको सुनने मिलती है टिल 76। आजकल आप देखते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी काफ़ी मर्तबा ये वर्ड सुनने को मिलता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ और मैं स्टेज पर भी ये बात बोलता हूँ कि ईश्वर की भक्ति के बाद, आराधना के बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एंड डिवाइन चीज़ है वो है म्यूज़िक। और इसके कई सारे इंसिडेंट मेरे जहन में मेरे सामने आए हैं, लेकिन एक दो ज़िक्र मैं हमें करना चाहता हूँ। एक अहमदाबाद में एक लेडी हैं, कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ, और वो जब कैंसर डिटेक्ट होता है इंसान बहुत परेशान हो जाता है, दिमागी तौर से इंसान टूट जाता है। ऐसा इंसान कभी कभी सुसाइड अटैम्प्ट भी करने की कोशिश करता है। तो वो ऐसे परेशानी हालत से जब वो गुज़र रही थी, उनके हस्बैंड उनको एक मरतबा मेरे प्रोग्राम में लेकर आए। वो प्रोग्राम में आने के बाद उनको वो गाने बहुत अच्छे लगे। उसके बाद वो मुकेश जी के बहुत सारे गाने यूट्यूब पर और घर पे सुनने लगी, रेडियो सुनने लगी, और जो संगीत उनके ज़िंदगी में इस तरह से आया है कि उनका काफ़ी हद तक वो कैंसर के अपने वो जो डिप्रेशन था उसमें से बाहर आई हैं। कैंसर तो उनको अभी भी है, लेकिन वो काफ़ी माइल्ड लेवल पे उनकी जो दवाई वगैरह से वो सर्वाइव हो रही हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पुरानी, तो 10 साल से वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं।
तो ये एक म्यूज़िक की वजह से पॉसिबल हो सका है। उसके अलावा एक मुझे कपल याद आते हैं भावनगर से। तो वो कोरोना के टाइम में मुझे मिलने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि हमको मिलने आना है आपसे। मैंने उनको बुलवाया, मेरे ऑफिस वो लोग आए। उनकी मिलने की वजह ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल 1 साल पहले आप हमारे भावनगर में आए थे शो करने के लिए, और वो जो लेडी थी वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे तो मुकेश जी के गाने बहुत पसंद नहीं थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के ज़िद करने की वजह से मैं उनके साथ शो देखने आई, और इंटरवल के दरमियान में हम आपसे मिलने आए क्योंकि हमको इंटरवल तक गाने बहुत अच्छे लगे आपके, और हमने आपके साथ तस्वीर भी ली थी। उसके बाद शो ख़त्म करके हम घर गए। दूसरे दिन से हमने थोड़े से ऐसे गाने सुनने शुरू किए। फिर हम एक छोटा सा स्पीकर और माइक्रोफोन लेकर आए, और हम दोनों को जैसा आता है हम वैसा गाते हैं। वो गाने में इतने वो इन्वॉल्व हुए कि वो उस वक्त मेरे पास अपनी डॉक्टर की फ़ाइल लेकर आए थे। तो भाई जो थे उन्होंने कहा कि पिछले साल मैं डायबिटीज़ के लिए जो इंसुलिन ले रहा था, तो इस साल ये देखिए डॉक्टर ने लिख कर दिया कि इंसुलिन बंद हो गया है और अभी आपको सिर्फ टैबलेट पे रहना है। और जो लेडी थी उनको जो ब्लड प्रेशर की दवाई वो पिछले साल ले रही थी, उससे 50% उनकी दवाएं रिड्यूस हो सकी थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कभी भी हमको स्टेज प्रोग्राम में आप इनवाइट करें, और हम स्टेज से ये लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा गहरा असर करती है। हाँ, शर्त ये है कि संगीत आपकी आत्मा तक जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा हैं कि सिर्फ संगीत सुनने के खातिर सुन रहे हैं, लेकिन अगर उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है तो वो इफ़ेक्ट तो नहीं होगी। लेकिन जब अगर आपकी आत्मा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो संगीत डेफिनेटली ये हीलिंग प्रोसेस करेगा। जितने भी माइंड ट्रेनर हैं हमेशा कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप टेलीविज़न से या मोबाइल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ 1-2 घंटा पहले, ताकि आपको नींद ठीक से आए। लेकिन एक संगीत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सुनोगे तो वह आपके दिमाग को, आपके सोल को इतना काम एंड कंपोज कर देगी कि आप बेहतरीन नींद उसके बाद ले सकोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुझे आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई रात को मैं सोने से पहले पक्का 1 घंटा या 2 घंटा आपके गाने सुनता हूँ। एक्चुअली ये उनका जो रिस्पेक्ट है ये पूरा उस पुराने संगीत को है, मुकेश जी को है, उनके गानों को है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके बीच में मैं एक ज़रिया बना हूँ। इस बात के लिए मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। म्यूज़िक के साथ आप जुड़े रहेंगे, उससे हमेशा हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा। तो चाहे वो पुराना म्यूज़िक हो, चाहे नया म्यूज़िक हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो सुनिए। संगीत जो है वो रूह की ग़िज़ा है, आत्मा की ग़िज़ा है, और एक यही चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए है। हर जगह पर आप लोग देखेंगे कि सबका कुछ न कुछ अलग अलग है। प्रांतवाद कह लो या राष्ट्रवाद कह लो या धर्म से रिलेटेड अगर आप बातें कर लें, लेकिन संगीत ही एक ऐसा है कि जो पूरी दुनिया का संगीत है वो सिर्फ एक ही है, और यही चीज़ सबको जोड़े रखती है। मुकेश जी के गाए हुए गुजराती गाने काफ़ी सारे स्टेज पर भी गाता हूँ। पंखीड़ाने आ पिंजरो, जूनू 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 लागे, ए बहुए समझाऊं तोय पंखी, नऊ पिंजरू मांगे, पंखीड़ाने आ पिंजरू। ये सारा काम जो हम स्टेज पर अभी गाते हैं, ये सारा काम वो लोगों ने उस दौर में किया है। इतने सारे रिहर्सल्स हुए, इतने खूबसूरत कंपोजिशन बनाए गए, इतना म्यूजिशियंस ने मेहनत की है, डायरेक्टर्स ने मेहनत की है, सिंगर्स ने मेहनत की है, लिरिसिस्ट ने लिखने के लिए मेहनत की है। और आज वही ख़जाना हम लोगों को इतने साल के बाद भी आज भी हमको काम दे रहा है, हम लोगों को खुश करता है, हमारी आत्मा को प्रसन्नता होती है, और हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को उन गीतों से कहीं रिलेट कर पाते हैं। मैंने जैसा आगे जिक्र किया कि उस दौर के सारे सिंगर्स सभी बहुत ही खूब गाते थे, और कहीं ना कहीं मुझे भी सारे सिंगर्स पसंद हैं, और सबके कोई एक दो गाने तो ऐसे हैं और जो मुझे बहुत पसंद हैं। और कभी मैं अकेले में अपना गुनगुनाता हूँ
तो कुदरती तौर से ऐसा होता है कि मुझे मुकेश जी के अलावा ही किसी के गाने याद आते हैं। वैसे ही मुझे कुछ रफ़ी साहब का कोई गाना याद आ जाता है, कभी किशोर कुमार जी का कोई गाना याद आ जाता है। जहाँ तक फेवरेट सॉन्ग्स का ताल्लुक़ है तो मुकेश जी के तो सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर जैसे आप किशोर कुमार जी का पूछें तो मैं उनके एक दो गाने जो मुझे बहुत पसंद हैं तो मैं वो बता सकता हूँ। ज़मीर फ़िल्म का गाना है, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी, या घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। रफ़ी साहब का गाना, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। एक सबसे बड़ी बात जो गानों में मैं मानता हूँ वो है गानों का एक्सप्रेशन, फील। बहुत मर्तबा मैंने देखा बहुत सारे सिंगर्स टेक्निकली करेक्ट गा रहे होते हैं, सुर में भी गा रहे होते हैं, ताल में भी गा रहे होते हैं, लेकिन वो उनका गाना शायद दिल को टच नहीं करता है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें फ़ील नहीं होता है। शायद इसको अल्फाज में डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है कि फ़ील क्या, लेकिन जो आप रूह से, जो दिल से वो गाने का जो मीनिंग है उसको समझ के गाते हैं। अगर रोमांटिक है तो उसको रोमांस को फ़ील करना, सेंटिमेंटल है तो वो सेंटिमेंट्स को फ़ील करना, वो फीलिंग के साथ गाएंगे तो डेफिनेटली वो सामने वाले के दिल पर वो असर बात करेगी। जहाँ तक मेरे अपने सिंगिंग कैरियर का सवाल है, गाने वाले तो काफ़ी सिंगर्स होते हैं, तो मुझे ही क्यों प्रोग्राम में बुलाया जाए, दूसरे सिंगर को क्यों नहीं। तो ये है कि वो सिंगर्स की से ज़्यादा कुछ तो मुझे ऐसा करना रहेगा कि जिसकी वजह से पहली प्रायोरिटी मैं रहूं, उसके बाद दूसरे सिंगर्स रहें। द मिनट आप स्टेज पर वॉक करके आते हो तो एक ऑडियंस का माइंड आपके तरफ बन जाता है और 50% शायद मार्क्स वहीं मिल जाते हैं कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आपका स्टेज पर चलकर आना और खड़े रहना अगर बहुत प्लेजेंट है और लोगों को अच्छा लग रहा है तो पहले ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाता है। दूसरा बात ये होती है कि अगर शायद आप गाने से पहले कुछ बोलते हो तो आपके पास बोलने का वो पॉइंट एक या दो ऐसा होना चाहिए जिससे पब्लिक आपको सुने, बात छोड़कर भी। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा पीआर वर्क जो होता है, एक ऑर्गेनाइज़र होता है, जब वो शो करता है उसको काफ़ी सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। मैं खुद भी इतने सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि एक शो ऑर्गेनाइज़ करना इस लाइक कि आप घर के अंदर आपके एक शादी का फंक्शन जब आप करते हो तो 50 तरह के जो काम करने रहते हैं वो सब कुछ उसमें भी करना ही रहता है। तो वो एक ऑर्गेनाइज़र के लिए आप कितना आसान अपना प्रेजेंस को कर सकते हो वो, और एक ऑडियंस के लिए आप कितना अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हो जिससे ऑडियंस जो खुश होने के लिए आता है। क्योंकि हम जो गाने गाते हैं वो सारे गाने तो यूट्यूब पर वैसे ही अवेलेबल हैं और मुफ्त में हैं और ओरिजिनल सिंगर्स के हैं, ओरिजिनल म्यूजिशियंस के हैं, तो हमारे पास से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारे पास से वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको देखना, हमको सुनना, और हमारा जो परफॉर्मेंस होता है कि हम ऑडियंस को कितना रिलेट करके उनको कितना एंटरटेन कर सकते हैं। जहाँ तक ऑडियंस का ताल्लुक़ है, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा रहा है कि मैंने जहाँ कहीं भी प्रोग्राम्स किए हैं अक्रॉस द इंडिया या इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी, तो सब जगह ऑडियंस मुझे हमेशा बहुत अच्छा मिला है। एक कलाकार के लिए तो हमेशा यही होता है कि जब ऑडियंस इतना आपसे खुश हो जाए, इतना मुतासिर हो जाए,
कि सारे लोग खड़े होकर अगर आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दें या तालियां बजाएं, तो एक ऐसी घटना होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारा ऑडियंस को हम अपनी गानों से, अपने संगीत से खुश कर सके हैं। तो ऐसा कई मर्तबा हुआ है। लेकिन मुझे कनाडा के एक शो में मुझे याद है 95 में, लॉन्ग बैक, कि जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो हम जब लास्ट गाना गा रहे थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, और उस वक्त पे एलईडी के अंदर जब इंडिया का और कनाडा का दोनों का फ्लैग दिखाया जा रहा था, और उस वक्त सारा 900 ऑडियंस था उस वक्त, वो सारे लोग जब खड़े रह के क्लैप कर रहे थे, तो वो हमारे लिए एक बहुत ऐसा टच करने वाली बात थी कि आज हम अपने देश से इतना दूर यहाँ पर आए हैं। ऑफ कोर्स वहाँ वो सारे लोग इंडियन ही थे, लेकिन वो एक टची मोमेंट था कि जब इंडिया का और कनाडा का फ्लैग स्क्रीन पर है, जीना यहाँ मरना है, हम गाना गा रहे हैं जो कलाकारों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ गाना है, और जो सुनने वाला ऑडियंस है वो 900 लोग खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। संगीत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा कहा जाता है भाई पुराना म्यूज़िक और नया म्यूज़िक। मैं समझता हूँ संगीत तो संगीत ही है, जो 7 सुर हैं वही 7 सुर हैं, कोई 8वां ढूंढ नहीं सकता है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ें बदलती हैं। जैसे जनरेशन चेंज होता है तो थोड़े से लोगों की नीड्स, ज़रूरतें, चॉइस बदलना स्वाभाविक है। देखें, इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि परिवर्तन जो है वो हमें संसार का नियम है। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो पुराने जो गाने थे, उस दौर की डिमांड, उस टाइम की नीड्स अलग थी। तब टेलीविज़न भी नहीं था, इसलिए हो सकता है शायद लोग ज़्यादा फिल्मों से और गानों से, रेडियो से ज़्यादा कनेक्टेड थे। अभी इस दौर में टेलीविज़न आ गया, फिर उसके बाद मोबाइल आ गया, फिर सारा सब कुछ यूट्यूब पर आ गया, और वो भी मुफ्त में आ गया। पहले एक दौर था कि जब फिल्मों में 12-12, 15-15 गाने हुआ करते थे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि फ़िल्मों के अंदर गाना ही नहीं है, या फिल्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक गाना आता है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पुराना म्यूज़िक और नया म्यूज़िक, म्यूज़िक तो अच्छा ही होता है हमेशा, लेकिन अब उसके गाने की तर्ज थोड़ी बदल गई हैं, थोड़े से गानों का स्टाइल बदल गया है। आजकल थोड़े से हाई पिच के गाने, सूफ़ी सॉन्ग्स, और ये थोड़े ज़्यादा बनने लगे हैं। और नए सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। इस वक्त की डिमांड के हिसाब से, इस वक्त के संगीत के हिसाब से वो सब गाते हैं, और वो सब अपनी जगह पर सही हैं। मुझे अरिजीत सिंह की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी सोलफुल उनकी आवाज़ लगती है। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतज़ार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। मेरे फैमिली में अभी जो मेरी वाइफ हैं या मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, सुनना भी। और मेरे बच्चों को थोड़ा सा गाना भी पसंद था, लेकिन किसी ने कैरियर उसको नहीं बनाया, और उसका मुझे अफसोस भी है। मेरी बेटी है वो लॉयर है, और मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ ही रहता है, और वो प्रॉपर्टी के अंदर सारा काम करता है। और मेरी बेटी जो है वो पोलैंड में रहती है, यूरोप में। बाकायदा संगीत कभी सीखने का मुझे मौका नहीं मिला, उसका अफसोस हमेशा मुझे रहता है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आरो अवरो करना जानता हूँ, और जो मेरे अपने आवाज़ का जो मुझे अपना प्रॉब्लम पता है, उसके हिसाब से जितना मुझे आता है, और कुछ अपने सिंगर्स दोस्तों की हेल्प लेकर, या कभी कभी कोई मौका मिलता है, कोई म्यूज़िक टीचर कहीं कभी मिले तो उनसे मैंने कुछ पूछ लिया हो, करता हूँ। रियाज़ में रोज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत जितना वक्त मिला, आधा घंटा घंटा ज़रूर करता हूँ। मैं अपनी लिमिटेशंस जानता हूँ, और प्लेबैक सिंगिंग करने का मैंने कभी ऐसा गोल नहीं बनाया, और ना ही मेरा कभी टारगेट है। मैं इस बात से बहुत कंटेंटेड हूँ और ख़ुश हूँ कि मैं मुकेश जी के गाने स्टेज पर गाता हूँ, और अल्टीमेट मेरा गोल भी यही है कि मैं जब तक गा सकूँ तब तक मुकेश जी के गाने स्टेज पर गाता रहूँ,
जैसा मैंने बताया कि मेरे अपनी जो म्यूज़िकल जर्नी रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्मूथ रही है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान और इतनी स्मूथ, इतनी प्लेजेंट तभी रही है जब मेरे जो सारे ऑर्गेनाइज़र्स थे, जो मेरे साथी म्यूज़िशियंस रहे या मेरे साथ गाने वाले जो सभी सिंगर्स रहे, वो सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और सभी की तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन और प्यार हमेशा मिला है। और उनके कोऑपरेशन की वजह से ही ये हमारा जो डिलीवर करना है गाना या स्टेज पर काम करना वो बहुत आसान बन सका है। हर कोई भी बड़ा इंसान जब चला जाता है तो हमेशा लोग सोचते हैं कि भाई अभी इसके बाद, जैसे मुझे याद है इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो लोग सोचते थे कि अब क्या, इसके बाद देश कैसा चलेगा, लेकिन उसके बाद भी देश चला है और शायद और अच्छे तरीके से चला है। तो यही बात होती है कि हर इंसान के जाने के बाद जो एक उसका वैक्यूम होता है, अगर कुदरत चाहेगी तो कहीं ना कोई और फिर रिप्लेस कुछ करेगा। शायर हूँ कोई कितना भी हो हंसी गायक, कामयाबी को पा नहीं सकता, सुनने वाले ना हूँ अगर आगे तो कलाकार गा नहीं सकता। तो आप सब हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम तभी गा सके हैं जब आपने इसे सुना है। तो आपका हमेशा हम एहसानमंद हैं। हम भगवान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आप जैसे अच्छे लिसनर्स दिए हैं, प्यार करने वाले लोग दिए हैं कि जो इस दौर में भी इतने सारे हमारे प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।